As here you can see, this is a graph which is given. This graph is important. This is a trend in melting point of transition elements. This is important for JEE. Okay, so at least retain the name of those metals which are at the maxima. Okay, like W, MO, Cr, and at the minima Tc and Mn. Okay. Metals with very high enthalpy of atomization, very high boiling point, tend to be noble in their reaction. जो मेटल्स होते हैं जिनका हाई इंथैल्पी, जिनका इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बहुत हाई होता है, मतलब उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, वो नोबल होते हैं रिएक्शंस में, ठीक है, वो जल्दी रिएक्ट नहीं करना चाहते. मेटल्स ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड सीरीज हैव ग्रेटर इंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन. जो सेकेंड और थर्ड सीरीज़ के जो मेटल्स हैं उनका इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा होता है कॉरस्पॉन्डिंग टू द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सीरीज़. जो फर्स्ट सीरीज़ होते हैं उनके मुकाबले सेकेंड और 3D का जो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है वो ज़्यादा होता है. दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अकॉर्डिंग टू अकरेंस ऑफ मच मोर फ्रीक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग इन कंपाउंड्स ऑफ हेवी ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ओके, in general, ions of the same charge in a given series show progressive decrease in radius with increasing atomic number. This is because the new electron enter a d orbital each time the nuclear charge increases by unity. जो in general जो होता है ion of the same charge in a given series show progressive decrease in radius with increasing atomic number. जैसे जैसे atomic number बढ़ता है उनका जो radius होता है वो घटते जाता है, ठीक है, प्रोग्रेसिवली उनका रेडियस घटते जाता है, ठीक है. दिस इज बिकॉज ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो न्यू इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डी ऑर्बिटल में इंटर करते हैं ईच टाइम. जैसे ही वो डी ऑर्बिटल में इंटर करते हैं जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज कर जाता है यूनिटी से, जिसकी वजह से उनका जो रेडियस होता है वो घट जाता है, ठीक है. इट मे बी रिकॉल्ड दैट द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इज नॉट दैट इफेक्टिव, हेंस द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियर चार्ज एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज एंड द आयोनिक रेडियस डिक्रीजेज. क्योंकि जो शील्डिंग इफेक्ट होता है डी ऑर्बिटल का वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है. जो शील्डिंग इफेक्ट होता है डी ऑर्बिटल का वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है. इसकी वजह से कि जब भी कोई उसमें अगर हम लोग जब इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है और जो न्यूक्लियस होता है उसके बीच का जो अट्रैक्शन होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और अट्रैक्शन इंक्रीज़ होने की वजह से रेडियस डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है. तो द सेम ट्रेंड इज ऑब्जर्व्ड इन एटॉमिक रेडियाई ऑफ अ गिवन सीरीज. हाउ एवर द वेरिएशन विद इन अ सीरीज इज क्वाइट स्मॉल. एन इंटरेस्टिंग पॉइंट इमर्जेस व्हेन एटॉमिक साइज ऑफ वन सीरीज आर कंपेयर्ड विद दोज of the corresponding elements in the other series. The curves shows an increase from first 3D to second 4D series of the element, but the radii of the third 3D series are virtually the same as those of the corresponding members of the second series. This phenomenon is associated with intervention of 4f orbitals which must be filled before 5D series of elements begin. The filling of 4f before 5D orbitals result in regular decrease in atomic radii called lengthenoid contraction. जो 4f ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं 5D से पहले वो होता है वो उसकी वजह से लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है. लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार आता है, ठीक है. लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है कि जो 4f ऑर्बिटल होते हैं वो 5D से पहले भर जाते हैं, इसकी वजह से लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है. दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट. ओके, नेट रिजल्ट ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज दैट सेकेंड एंड 3D सीरीज exhibit similar radii and have very similar physical and chemical property. लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का रिजल्ट क्या होता है, सेकेंड और थर्ड डी सीरीज के एलिमेंट्स जो होते हैं उनका जो रेडियाई होता है वो सिमिलर होता है और वेरी सिमिलर उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है, ठीक है. जैसे एग्जांपल ले सकते हैं जर्कोनियम और हाफनियम, इनका जो रेडियस होता है 160 पिकोमीटर एंड 159 पिकोमीटर. इनका आप देख सकते हैं कि जो रेडियस है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है, यानी कि क्वाइट मतलब बहुत स्मॉल डिफरेंस है इनके रेडियस के बीच में, ठीक है. द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज समवट सिमिलर टू दैट ऑब्जर्व्ड इन एन ऑर्डिनरी ट्रांजिशन एलिमेंट एंड इज एट्रीब्यूटेड टू सिमिलर कॉज. द इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बाय द अदर इन सेम सेट ऑफ ऑर्बिटल्स. लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का जो मतलब इसके पीछे जो फैक्टर है वो हम लोग ये बोल सकते हैं इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बाय अदर इन सेम सेट ऑफ ऑर्बिटल. सेम सेट ऑफ ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे को सील्ड कर रहा है वो इम्परफेक्ट कर रहा है, इसकी वजह से लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है. The decrease in metallic radius coupled with increase in atomic mass result in general increase in density of these elements. Thus, from titanium to copper, the significant increase in density may be noted. जो टाइटेनियम से जो कॉपर तक हम लोग देख सकते हैं, जो डी सीरीज़ में टाइटेनियम से कॉपर तक में जो डेंसिटी होता है वो इंक्रीज़ करता है, टाइटेनियम से कॉपर तक में डेंसिटी इंक्रीज़ करता है, ठीक है. आप लोग ये देख लो, ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है, जैसे
वेनेडियम का -1.18 और मैंगनीज का -1.18, ये दोनों सेम है। इस दोनों का वी एंड एम एन हैव सेम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट, ओके। वी एंड एम एन हैव सेम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट बोथ फॉर बोर्ड एंड जेई, ओके। वेनेडियम एंड मैंगनीज हैव सेम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, वेनेडियम एंड मैंगनीज हैव सेम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, ओके। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, बॉन्ड तोड़ने पे जो एनर्जी रिलीज होता है उसे हम लोग इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बोल सकते हैं। जैसे कि जो पहले भी हमारे कुछ लाइन्स आए थे इसमें एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का जिक्र किया गया था, तो हम लोग बोल सकते हैं जो बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी रिलीज होता है उसे हम लोग एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बोल सकते हैं। बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर एटम्स, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट हायर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनको जो बॉन्ड तोड़ने का जो एनर्जी होता है वो ज़्यादा क्यों होता है, जो वो ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर एटम्स दे हैव ए स्ट्रॉन्गर इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन एंड हेंस स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग बिटवीन एटम रिजल्टिंग इन हायर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। उनके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डी ऑर्बिटल में वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा होते हैं उतना ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट ये सब होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो इंटर एटॉमिक जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को लेके, इसकी वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी इंक्रीज कर जाता है। और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है तो करता है जो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है, यानी कि बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी हम लोग को लगता है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है यानी कि किसी एलिमेंट में से उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने का जो एनर्जी होता है वो लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल बढ़ता है, ठीक है। लेफ्ट से राइट हम लोग जब जाते हैं तो जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है वो बढ़ता है। लेफ्ट से राइट आप लोग याद रखें, लेफ्ट से राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके। द लोएस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज +2, द लोएस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज +2, द लोएस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज +2, द लोएस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स इज +2, ठीक है। Due to increase in nuclear charge which accompanies the filling of inner d orbitals, there is an increase in ionization enthalpy along each series of transition metal from left to right, ठीक है। उसके बाद आता है तो gives the value of table 8.2 gives the value of the first three ionization enthalpy of first two elements. When we will come to table 8.2 then we will see, okay। Although the first ionization enthalpy in general increases, जो फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी होता है वो इंक्रीज करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंक्रीज इन द सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी फॉर द सक्सेसिव एलिमेंट इन जनरल इज मच हायर। जो सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होता है, यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जब हम लोग दूसरे बार उसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसे हम लोग सेकंड बोलते हैं, और जब उसी से तीसरी बार निकालते हैं तो फिर हम लोग उसे थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी इन्हें बोला जाता है, ठीक है। तो जो मैग्नीट्यूड होता है सेकंड और थर्ड का वो बहुत ज़्यादा हाई होता है फर्स्ट के मुकाबले, ओके। ये तो कॉमन है यार, देखो मतलब मान के चलो कि पहले इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा थे, उसमें से पहला इलेक्ट्रॉन में निकाल लिया तो फिर उतना तो चलो निकाल लिया, उसमें एनर्जी हमें लगा, लेकिन उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स कम हो गया और जो वहाँ न्यूक्लियस से जो फोर्स लग रहा है वो फिर ज़्यादा लगेगा जितने कम इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उन पर। तो फिर आप जो दूसरा निकालोगे उसमें आप लोगों को और एनर्जी लगाना पड़ेगा, फिर तीसरा निकालोगे उस पर और एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो ये इसके पीछे का रीज़न हो सकता है।